जय हिंद दोस्तों। मैं अमित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमित मेहंदा क्लास पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस जो प्रीलिम्स परीक्षा 2019 हुई थी 15 दिसंबर को। तो हम उस पेपर का एनालाइज करने वाले हैं सामान्य अध्ययन के। तो ये प्रथम प्रश्न पत्र का हल होगा हमारा और अध्यायवार विश्लेषण सहित व्याख्या की जाएगी इसमें। तो 2020 का जो पेपर हुआ था 11 अक्टूबर को उसका एनालाइज करा चुका हूँ और 1991 के पेपर का भी एनालाइज हो चुका है। उसमें 1991 में लगभग मैंने आधा पेपर सोल्व करा दिया है। तो आप उन पेपरों को भी जाकर देख सकते हैं, क्योंकि पीसीएस में क्या होता है, पीसीएस में ऐसा होता है जो 2019 के जो क्वेश्चन होते हैं वो 2020 में डाल दिए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं जब आप 2020 का पेपर देखोगे तो जब उसके बाद आप 2019 का पेपर देखेंगे तो उसमें आपको कुछ जो क्वेश्चन हैं वो आपको 2020 में भी मिलेंगे आए हुए। तो आइए देखते हैं, बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो प्राचीन इतिहास से होगा। तो इसमें बौद्ध, जैन, भागवत एवं शैव धर्म है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि जो हठ योग है हमारा उसमें उसके जो कथन है उसमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है योग नाथपंथियों के द्वारा अपनाया जाता था। नंबर 2 है हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। नीचे कोड दे रखे हैं, केवल एक सही है, बी केवल दो सही है, सी एक और दो दोनों सही है, डी एक न तो एक सही है न ही दो सही है। तो आंसर की बात करें तो आंसर सी सही है, यानी एक और दो दोनों सही हैं। व्याख्या देखते हैं, नाथ संप्रदाय भारत का शैव संप्रदाय का प्रमुख पंथ है। मध्य युग में इस संप्रदाय में बौद्ध शैव योग की परंपराओं का समन्वय दिखाई देता है। यह हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित पंथ है। शिव इस संप्रदाय के प्रथम गुरु और आराध्य हैं। 13वीं शताब्दी में हठ योग की पुस्तक अमृत कुंड का अरबी फारसी में अनुवाद हुआ, जिसका सूफी मत पर स्थायी प्रभाव पड़ा। शेख नसरुद्दीन चिराग देहलवी ने कहा था कि प्राणायाम सूफी मत का सार तत्व है। वहदत उल वजूद के सिद्धांत योगों के सिद्धांत के समानते अब्दुल कुद्दूस गंगोही यानी चिश्ती पर नाथ सिद्धांतों का दूरगामी प्रभाव था। उनके ग्रंथ रसदनामा में योगी संत गोरखनाथ के संदर्भों में उनकी तुलना परम सत्ता से की गई है। सैयद मुतरजा ने योग पद्धतियों के साथ अबू अली कलंदर की कलंदरिया साधना से समानता करते हुए योग कलंदर की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वो 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक की राजनीतिक सामाजिक स्थिति के ऊपर जो हमारा कॉन्सेप्ट है उस पर है। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो सही सूची को जो कूट दिए गए हैं उसका सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है राजवंश, दूसरी तरफ है राजधानी यानी कि कैपिटल है। ये क्वेश्चन 2020 में भी आया हुआ है, हूबहू जो क्वेश्चन है वो 2020 में भी आया है ये। तो ए है पल्लवी, बी है पांड्या, सी है यादव और डी है काकतीय। अगर राजधानी की बात करें 1 है वारंगल, 2 है कांची, 3 है मदुरा और डी है देवगिरी। इसका अगर आंसर की बात करें तो आंसर बी सही, यानी कि 2 3 4 1 यानी 23 41 सही है। व्याख्या देखते हैं, जो पल्लव है उसकी राजधानी कांची है, पांड्य की मदुरा है, यादव की देवगिरी है और काकतीय की वारंगल है। तो पल्लव और कांची की तो आपने बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में सुना होगा, पांड्या भी न्यूज़ में रहता है और काकतीय वंश, काकतीय के ऊपर तो एक अलग से सेपरेट हमारी साउथ इंडिया की मूवी बनी हुई है काकतीय वंश के ऊपर, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि इनमें से जो मंदिर दिए हुए हैं इसमें विदर्भ के खजुराहो के मंदिर के रूप में किसे जाना जाता है। तो ए है मार्कंडेश्वर, बी है कैलाश, सी है मनुदेवी और डी है भीमा शंकर। और आंसर की बात करें तो आंसर ए सही है, यानी कि मार्कंडेश्वर जो है वो सही है, उसे खजुराहो विदर्भ का खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है। व्याख्या देखते हैं, मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ का खजुराहो या मिनी खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बेनगंगा नदी के किनारे
9 से 12वीं शताब्दी के मध्य निर्मित इन मंदिरों की कुल संख्या 24 थी, जिसमें से 18 अब खंडर हो चुके हैं। भारत पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा वर्ष 2017 से इस मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो मध्यकालीन इतिहास से है। फर्स्ट है दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, यानी नोट करेक्टली मैच की बात की गई है। एक तरफ है दाम, ताम्र की मुद्रा। बी है देसाई, राजस्व अधिकारी। दीवान, प्रांतीय राजस्व का प्रमुख। और डी है जरीब, यानी कि एक प्रकार का कर। इसका अगर आंसर की बात करें तो आंसर डी, यानी डी सही नहीं है। जो जरीब है वो कर न होकर एक भूमि की लंबाई नापने का इकाई है। जरीब की मानक लंबाई 66 फीट 22 गज अथवा 4 लट्ठे होती है। जरीब का सर्वप्रथम प्रयोग अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा टोडरमल द्वारा किया गया था। उन्होंने बांसों में लोहे के छल्ले डालकर जरीब तैयार किया है। यानी कि अगर ये पूछा जाए कि जरीब का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो किसके शासनकाल में किया गया था, तो वो अकबर के शासनकाल में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जो राजा टोडरमल है उसके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 5, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ए है मुल्ला दाऊद, चंद्रयान। दामोदर कवि, आशिका। सोमनाथ, पद्मावती कथा। और डी है अमीर खुसरो, विबोध। इसमें सही मिलान करना है। अगर आंसर की बात करें तो आंसर बी सही है, यानी कि 1 3 4 2, यानी कि 1342 की बात की गई है। इसमें जो 1342 है वो सही है। एक तरफ रचनाकार है, दूसरी तरफ रचना है। मुल्ला दाऊद, चंद्रयान। दामोदर कवि, पद्मावती कथा। सोमनाथ, राग विबोध। और जो आपका डी है अमीर खुसरो, आशिका। आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो रचनाकार है उनकी रचनाओं से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। हर पेपर में जो रचनाकार है उनकी रचनाओं से क्वेश्चन अधिकांशतः आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। एक तरफ किताबें दे रखी है, दूसरी तरफ लेखक दे रखे हैं। ए है तबकाते नासरी, मिनाज उस सिराज जस्सानी। बी है तारीख फिरोज शाही, शम्स ए सिराज अफीफ। सी है तुगलकनामा, इब्न बतूता। और जो आपका डी है हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम। तो इसका आंसर की बात करो तो आंसर सी, यानी तुगलकनामा जो है वो इब्न बतूता ने नहीं लिखी थी। यानी कि जो तुगलकनामा है वो इब्न बतूता की बुक नहीं है। व्याख्या देखते हैं। तबकात नासिरी जो है मिनाज उस सिराज जस जानी की है। तारीख फिरोशाही शम्स ए सिराज अफीफ की है। तुगलकनामा जो है अमीर खुसरो की है। तुगलकनामा किसकी है? अमीर खुसरो की है। और जो इब्न बतूता है उसकी नहीं है ये तुगलकनामा। और जो हमारा हुमायूं नाम है वो गुलबदन बेगम की है। और क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। मुगल साम्राज्य से है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? नंबर ए है भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। बी है मालवा का जहां राज बहादुर। सी है मेवाड़ का उदय सिंह। और डी है गुजरात का मुजफ्फर शाह। और आंसर की बात करें तो आंसर ए सही है। भाटा का राजा रामचंद्र है, उसने जो अकबर से पहले तानसेन को संरक्षण दिया था। व्याख्या देखते हैं। भाटा के राजा रामचंद्र सिंह ने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। इनका जन्म 1506 ईस्वी में हुआ था। इनके बचपन का नाम तन्ना था। इनकी प्रमुख रचनाएं संगीत सार, रागमाला और श्री गणेश स्रोत हैं। भारतीय संगीत के ध्रुपद गायन में तानसेन को महारत्न प्राप्त है। यानी कि जो तानसेन है उनको ध्रुपद गायन में महारत यानी कि महानता हासिल प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। और 2 है मनसबदारी का पद पैतृक था, यानी कि पिता के बाद पुत्र का हक होता था मनसबदारी पर। ए है ओनली 1, बी है ओनली 2, सी है बोथ 1 और 2 दोनों, डी नाइदर 1 नाइदर 2। आंसर की बात करें तो आंसर ए सही है, यानी कि केवल एक कूट सही है। व्याख्या देखते हैं। मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ अकबर ने किया था। यह व्यवस्था राजा के कुलीन वर्ग से संबंधित थी। मनसबदारी व्यवस्था वंशानुगत नहीं होती थी, यानी कि जो मनसबदारी व्यवस्था है वो वंशानुगत नहीं थी। यह व्यवस्था चंगेज खां की दार्शनिक प्रणाली के आधार पर की गई थी।
ये बात सही है कि मनसबदारी की जो व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया था, तो वो अकबर ने किया था। लेकिन यह व्यवस्था जो चंगेज खां की जो दार्शनिक प्रणाली है उसके आधार पर की गई थी। लेकिन जो मनसबदारी की व्यवस्था का जो वंशुगत यानी कि जो उसका जो उत्तराधिकार था वो वंशुगत नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नीचे एक कथन और कारण वाला क्वेश्चन दिया गया है। कथन की बात करते हैं। अकबर ने शेर शाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया था। इसका कारण देखते हैं। शेर शाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। ऑप्शन देखते हैं। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर कारण की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन तू आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन ए सही है किंतु आर कारण आर गलत है। डी, कथन ए गलत है किंतु आर कारण जो है वो सही है। तो आंसर की बात करें तो आंसर बी सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। व्याख्या देखते हैं। अकबर ने शेरशाह सूरी के मुद्रा पद्धति के समान ही राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया था तथा अकबर ने शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान ताम्र का सिक्का दाम चलाया। कथन एवं कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन की तार्किक व्याख्या नहीं कर रहा है। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।